दोस्तों अभी हम समझेंगे कि जो MEP का मेंटेनेंस इंजीनियर होता है उसकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उसका काम क्या होता है। वैसे MEP का जो मेंटेनेंस इंजीनियर होता है तो उसका जॉब ये होता है, कोई भी चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको सही करना है, रिपेयर करना है, उसकी सर्विसिंग करनी है, उसको मेंटेन करना है, उसको हमेशा ऑपरेशन कंडीशन में सिस्टम को रेडी करना है। अगर कोई भी चीज़ उसकी ख़राब हो रही है तो उस ख़राब होने से पहले ही उस पर एक्शन लेना है और उसको डेली रूटीन पे उसको लुक आफ्टर या चेक करना है। कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है तो उसको रेंडमली रिजॉल्व करना है। तो ये MEP मेंटेनेंस इंजीनियर के कौन कौन से मेन काम होते हैं, हम पॉइंट वाइज उसको समझने जा रहे हैं। अब आते हैं एक एक पॉइंट को समझते हैं कि जो मेंटेनेंस इंजीनियर है उसकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। नंबर 1 पे आते हैं। MEP का मेंटेनेंस इंजीनियर होता है, उसको जो भी सिस्टम है उसका वर्किंग मैकेनिज़्म आना चाहिए, वर्किंग प्रिंसिपल आना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी काम की मेंटेनेंस करने जा रहे हैं मगर उसकी बेसिक ही आपको पता नहीं है तो फिर आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर सकते या उस चीज़ को समझ नहीं सकते। जो भी सिस्टम है आप उसकी मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आपको बेसिक प्रिंसिपल या वर्किंग मैकेनिज़्म आपको मालूम होना चाहिए। और नंबर 2 पे आते हैं। जो भी आपको सिस्टम की मेंटेनेंस कर रहे हैं, इक्विपमेंट है या आइटम है या सिस्टम है, तो उसकी चीज़ों को किस तरह से असेंबल करना है और किस तरह से डिसअसेंबल करना है। क्योंकि चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं तो फिर उसको डिसअसेंबल किया जाता है। डिसअसेंबलिंग का वो एक प्रोसीजर होता है जो उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल में भी काफ़ी दिया जाता है, या उसका कैटलॉग स्पेशल इक्विपमेंट का होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो उसको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो इक्विपमेंट को किस तरह से जो डिसअसेंबल किया गया है और उसकी चीज़ को किसी को रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है, और रिपेयर करने के बाद फिर आपको वापस उसकी असेंबलिंग करनी है, उसको जॉइंट करना है। तो उसके बारे में असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग जो इक्विपमेंट है तो उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। और नंबर 3 पे जो MEP का मेंटेनेंस इंजीनियर है उसको जो भी इक्विपमेंट या सिस्टम है तो उसकी मेंटेनेंस करता है तो उसकी ऑपरेशन का भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ को आपको देखिए मेंटेनेंस करना है या सही करना है, ख़राब हो गई है तो उसको आपको चला कर भी देखना है। तो वैसे नॉर्मल तो ऑपरेशन के लोग अलग होते हैं मगर जो मेंटेनेंस इंजीनियर है तो उसको ऑपरेशन की भी मालूमात बेसिक होनी चाहिए। तो आप उसको अगर चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं या सही कर रहे हैं उसको चला कर आपको देखना है या उसको फिर बंद करना है, फिर दोबारा चलाना है। तो जहाँ आपको एक तो उसकी ऑपरेशन आनी चाहिए। अगर आपको ऑपरेशन नहीं आती तो ऑपरेशन के जो स्टाफ है उससे हेल्प ले सकते हैं, मगर आपको एक ऑपरेशन आएगी तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और नंबर 4 पे है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का आप शेड्यूल बनता है तो उस शेड्यूल के हिसाब से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाती है। जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, किसी की 6 महीने के बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, किसी के महीने के बाद होती है, 2 महीने के बाद होती है, साल के बाद होती है। एक वो एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो चीज़ों को नोट किया जाता है, फिर उसके हिसाब से एक शेड्यूल टेबल बनाया जाता है। फिर चीज़ों को आप उसके लाइफ ख़त्म होने से पहले ही रिप्लेस कर देते हैं, जैसे फ्यूचर में कोई मसला नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मोटर है उसकी बेरिंग आपको रिप्लेस करने, तो आपने उसका शेड्यूल बना दिया, या आपने एक्सपीरियंस या आपके नॉलेज या मुख्तलिफ जिसने एक्सपीरियंस किया है तो उन लोग ने नोट किया है तो इस मोटर है या ये जो इक्विपमेंट है इसके बेरिंग आपको 6 महीने के बाद रिप्लेस करने तो या चेंज करने। तो आपने एक शेड्यूल बनाया होता है, उस शेड्यूल के हिसाब से आप चीज़ों को फिर वो मेंटेन करने, किसी की ग्रीसिंग करनी है, किसी को क्लीनिंग करनी है, तो ये सारा एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक शेड्यूल बनाया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। तो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की मालूमात होनी चाहिए। और दूसरा होता है शेड्यूल मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो आपने समझ लिया, तो आपने एक एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन या आपने मुशाहिदा करके चीज़ें फ़ाइनल कर दी और उसके हिसाब से आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। एक होता है शेड्यूल मेंटेनेंस। आपने एक शेड्यूल बना दिया तो भाई मैंने ये चीज़ें तो इसकी फ़िल्टर साफ़ करने, ये तो स्टेनर साफ़ करने, तो इस चीज़ की मुझे ग्रीसिंग करनी है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है। एक आपने नॉर्मल शेड्यूल बनाया होता है, उसमें कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं होती या आपने कोई उसकी वर्किंग नहीं की होती है। एक शेड्यूल बनाकर जो नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है तो उसको मेंटेन करना होता है। जैसे आपका कोई भी प्रोसेस सिस्टम है या रनिंग सिस्टम है वो आपका ख़राब नहीं हो, उस शेड्यूल के हिसाब से जो चीज़ें आपको मेंटेन करनी है उसको फॉलो करते हुए मेंटेन करना है। अगर रिप्लेस करनी है तो वो रिप्लेस करना है या सर्विस करनी है तो वो सर्विस करेंगे।
और नंबर 6 पे होते ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस। ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस का मतलब है अगर कोई भी मसला आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है या मशीन आपकी ख़राब हो जाती है, चलते चलते रुक जाती है, उसमें एरर आ जाती है, तो फिर आपको उसकी रिपेयर करना है, सही करना है या उसको रिप्लेस करना है या उस फॉल्ट को रिज़ॉल्व करना है। तो इसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो इक्विपमेंट के ऑपरेशन मेंटेनेंस के मैनुअल होते हैं या कैटलॉग होते हैं, उसमें सारी एरर्स, ट्रबल शूटिंग के बारे में मालूमात होती है, तो वो आपको पढ़नी चाहिए या उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, जैसे फ्यूचर में कोई भी ऐसा मसला होता है या ट्रबल शूटिंग करनी होती है तो आप वो कर सकें। और नंबर 7 पे है मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि आप मेंटेनेंस की जॉब कर रहे हैं तो इक्विपमेंट में काफ़ी चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, रिप्लेस करनी होती हैं या एक्सचेंज करनी होती है, तो आपको चीज़ें मंगानी भी है और स्टोर में रखनी भी है। फिर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो आपको फिर मार्केट से नहीं मंगाएं, मगर आपके पास मौजूद हो तो वो ऑन द स्पॉट आप रिप्लेस कर दें, या शेड्यूल मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग हो रही है तो आप उसको जल्दी से हल कर लें। तो उस वजह से आपको मटेरियल मैनेज करना होता है, मटेरियल को आपके पास स्टोर करना होता है, और जैसे भी जो भी चीज़ें हैं तो उसको आपको वक्त पे रिज़ॉल्व कर सकें। और नंबर 8 है बजट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड, क्योंकि आप मेंटेनेंस के काम कर रहे हैं तो बजट भी आपकी रखनी है, क्योंकि चीज़ें ख़राब होती रहती हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा और हर साल उसकी बजट भी बनानी होती है, तो कौन कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा ख़राब होती है, कितनी दफ़ा रिप्लेस करनी होती है, उसके लिए हमें कितने पैसे रखने और चीज़ें मंगानी है और कितनी मंगानी है, तो ये बजट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड इन चीज़ों का रखा जाता है। और नंबर 9 पे है सुपरविज़न टेक्निकल स्टाफ। जो आपका टेक्निकल स्टाफ है आप उनकी सुपरविज़न करेंगे, उनको लुक आफ्टर करेंगे, उनको आप जॉब्स देंगे, वर्क देंगे, तो ये आपको काम करना है, ये ख़त्म करना है, इस टाइम में ख़त्म करना है, इनके साथ जाकर मिलकर ख़त्म करना है, या दूसरी जो सर्विसेज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है। तो उन सब को किस तरह से हैंडल करना है या किस तरह से लुक आफ्टर करना है या डीलिंग करनी है, ये भी आपको मालूमात होनी चाहिए। और नंबर 10 पे है कोऑर्डिनेशन, जो अदर स्पेशलिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैकेनिकल के हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, या इलेक्ट्रॉनिक के लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, या आपको सिविल के लोगों के साथ करना है, या प्रोसेस के लोगों के साथ करना है। जो भी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, क्योंकि सारी मसले जब हल करने होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना होता है तो वो कोऑर्डिनेशन से होता है, क्योंकि सिर्फ वो आपका काम नहीं हो रहा होता, दूसरे सर्विसेज का भी काम होता है साथ में, और दूसरे आपकी काम की वजह से दूसरे भी वो चीज़ों को फेस करेंगे। तो अगर कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो फिर वो वक्त पे भी ख़त्म होगा और सबको नॉलेज होगी और आप फ़ौरन उसको ख़त्म करेंगे। जो जिसका काम होगा वो चीज़ों को अपनों को देखेगा और रिज़ॉल्व करेगा। और नंबर 11 है सेफ्टी रूल्स, क्योंकि आप मेंटेनेंस में हैं तो सेफ्टी रूल्स के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो सेफ्टी के होते हैं तो उसको आपको फॉलो करते हुए सारे काम करने। अगर SOP को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको किसी भी इंसान की जान को ख़तरा हो सकता है, मटेरियल को ख़तरा हो सकता है, प्रॉपर्टी को ख़तरा हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। तो वो जो सेफ्टीज़ के रूल हैं, SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, उसको फॉलो करते हुए काम को कंप्लीट करना है। और नंबर 12 पे है डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग। तो आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस करने हैं, जो वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होती है, मटेरियल मंगाना होता है, परचेज़ करना होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन या फाइलिंग आपको मेंटेन करनी होती है, या कोई भी चीज़ आपने रिप्लेस की वो सारा रिकॉर्ड रखना होता है, तो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करनी होती है। जैसे फ्यूचर में आपसे पूछा जाए उनके बारे में तो फिर आप वो चीज़ें निकाल सकते हैं, और उसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या उसके बारे में कोई करेस्पॉन्डेंस देनी है, या फ्यूचर में बजट बनानी है, या कोई भी किसी के साथ करेस्पॉन्डेंस करनी है, या कोई भी रिकॉर्ड उसके बारे में आपसे पूछता है, तो फिर आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जैसे आपको फ्यूचर में कोई भी मसला ना हो सके। और नंबर 13 पे है शेड्यूल प्रिपरेशन और एक्सपर्ट इन एक्सेल और वर्ड। अगर आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, देखिए आपको स्टाफ के कामों के लिए या इक्विपमेंट के कामों के लिए आपको एक्सेल शीट बनानी होती है, तो उसमें सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, या इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट बनानी होती है, तो वो एक्सेल शीट बहुत काम आती है। वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर्स की रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको कोई लेटर या करेस्पॉन्डेंस लिखनी है तो वर्ड, MS वर्ड या MS एक्सेल आपको बहुत काम आती है। तो आपको ये जो बेसिक MS ऑफिस के बारे में मालूमात होनी चाहिए, जैसे अभी कोई भी आपको करेस्पॉन्डेंस करनी है
या किसी के बारे में लिखना है या रिकॉर्ड मेंटेन करना है या करस्पॉन्डेंस करनी है तो आप आसानी से कर सकते हैं।